नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल वीडियो वन डे एग्जाम के लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। निम्न हिंदी कुमाऊनी शब्दावली को सुमेलित कीजिए। ये शब्दावली दे रखी है आपके पास, एक तरफ हिंदी है और एक तरफ कुमाऊनी शब्दावली है। हिंदी शब्दावली में गुफा और कुमाऊनी शब्दावली में उड़ियार, जो कि ठीक है। कुमाऊनी में भूचाल को क्या बोलते हैं? चल्क, ये भी ठीक है। और नाला को क्या बोलते हैं? गद्यार। इसका मतलब होगा हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। सभी जो विकल्प है ये क्या है? सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है? ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है ये बताना है आपको। तात्पर्य, दूसरा है अश्व, तीसरा है अदृश्य और चौथा है छम छम। तो बताइए ध्वन्यार्थक शब्द कौन सा है? आंसर होगा छम छम। यानी छम छम जो शब्द है इससे ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वन्यार्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। तीसरा विकल्प है राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया? इन चार विकल्पों में से राजभाषा जो अधिनियम है ये कब अस्तित्व में आया? 1914, 1947, 1953, 1963। तो हमारा आंसर होगा डी वाला 1963। यही वो राजभाषा अधिनियम है जहां पर जब 1950 में जो है जब संविधान लागू हुआ था तो यहां पर बोला गया था कि 15 वर्षों के लिए यानी 1965 तक जो है 15 वर्ष के लिए 1965 तक जो है जिन कामों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग पहले से होता आया है वो होता रहेगा और साथ में हिंदी का प्रयोग भी किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वैसे ही जो है अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाएगा और हिंदी को पूरी तरह से जो है व्यवहार में लाया जाएगा। कागजी कार्यवाही में हिंदी को पूरी तरह से ला दिया जाएगा। लेकिन 1965 जब तक आना था तब तक 1963 में पहले ही अधिनियम ला दिया गया और ये जो अंग्रेजी का जो काम जो पहले जिन कामों के लिए हो रहा था उसे आगे बढ़ा दिया गया अनिश्चित काल के लिए। और आज भी जो है 15 साल, आज पहले शुरू में जो ये 15 वर्ष के लिए किया गया था अंग्रेजी का काम, उसे अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। और आज भी जो है अंग्रेजी में ही ज्यादातर कामकाज होते हैं। हिंदी में भी होते हैं लेकिन संवैधानिक रूप से तो हिंदी है, लेकिन आज भी जो है ज्यादा जो काम होता है वो अंग्रेजी में ही होता है। तो अंग्रेजी लगातार आगे बढ़ गई है और यहाँ पर खत्म होना था लेकिन आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसलिए हमारा इनमें से जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी वाला। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या है? केदारनाथ पांडे, बैजनाथ मिश्र, बैजनाथ द्विवेदी और रामचंद्र तिवारी। तो हमारा आंसर होगा क्या? केदारनाथ पांडे। किसका मूल नाम होगा? राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है। बैजनाथ द्विवेदी जो है इधर जैसे देखेंगे आप तो बैजनाथ हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़ा हुआ नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल नाम जो है बैजनाथ द्विवेदी करके मिलता है। और बैद्यनाथ मिश्र जिसे बाबा नागार्जुन के नाम से हम जानते हैं उनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा, परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? चार विकल्प आपके सामने हैं। कुछ बच्चे जा रहे हैं, बी है सभी लोग हंस रहे हैं और सी है 2 किलो अनाज दे दीजिए और मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इनमें बताना क्या है हमें? परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, या जिसे हम क्या कर सकते हैं? नाप या तौल सकते हैं। नाप तौल, ठीक है, जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, जिसकी हम मात्रा बता सकते हैं उसे बोलते हैं परिमाण। ठीक है। तो कुछ बच्चे जा रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, 2 किलो अनाज दे दीजिए और मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसमें से सी की तरफ जाएंगे, सबसे सटीक है सी, क्योंकि यहाँ पर जो अनाज है ये अनाज की मात्रा बता रहा है। अनाज कितना चाहिए हमें? 2 किलो। तो 2 किलो हमारा क्या है? एक परिमाण है, निश्चित परिमाण है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, सही कथन युग्म का चयन कीजिए। सही कथन चुनना है इनमें से और सही कथन चुनते हुए हमें डिसाइड करना है कि कौन सा वाक्य कहां पर है।
जैसे शशि गा रही है और नाच रही है, तो और आ रखा है, तो यहां पर संयुक्त वाक्य होगा। कठोर बनकर भी सहृदय बने, तो एक सरल वाक्य के रूप में हम इसे देखते हैं। और जिसने टोपी पहन रखी है वह बाबू कहाँ गया, ये क्या है, मिश्र वाक्य है। इस प्रकार से डी की तरफ जाएंगे, सारे ऊपर के जो विकल्प हैं वो सही हैं, तो हमारा डी आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा 7वां प्रश्न। लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? लघु उत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। हमारा आंसर होगा कौन सा होगा? लघु धन उत्तरीय होगा। और लघु धन उत्तरीय बराबर तो ऊ प्लस ऊ हो जाएगा, और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बन जाएगा, इसलिए यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो लघु धन उत्तरीय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? जौनसारी जो बोली है वो निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? पूर्वी पहाड़ी में आती है, बी है मध्य पहाड़ी में आती है, सी है पश्चिमी पहाड़ी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो जौनसारी है, जौनसारी, सिरमौरी, वो सब इस तरफ पड़ते हैं। जैसे ये उत्तराखंड का मानचित्र है, तो इस तरफ हमारे पास नेपाली बोली जाती है, तो ये पूरी पहाड़ी हो गई। इस बीच वाले हिस्से में हमारा गढ़वाली, कुमाऊनी दोनों बोली जाती हैं, तो ये मध्य पहाड़ी हो गई। और जो ये वाला हिस्सा हमारा, ये पश्चिमी पहाड़ी वाला हिस्सा है, पश्चिमी पहाड़ी। और ये वाला हो गया हमारा क्या? पूर्वी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी। और बीच वाला हो गया हमारा क्या? मध्य पहाड़ी। तो मध्य पहाड़ी के अंतर्गत हमारा गढ़वाली, कुमाऊनी दोनों आ जाएंगे, और पश्चिमी पहाड़ी में इधर जौनसारी, इधर से हिमाचली, सिरमौरी, ये सब आ जाएंगे। तो जौनसारी बोली हमारी आंसर आ जाएगा क्या? पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आएगा। आगे देखो, अगला 9वां प्रश्न है। निम्न हिंदी जौनसारी शब्दों में सुमेलित नहीं है। कौन इनमें जो है सुमेलित नहीं है? यहां पर देखना है आपको कि हिंदी जौनसारी शब्दावली दे रखी है, और इसमें बताना कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। इनमें कौन जो है सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। सुमेलित नहीं है ना? घास को चीज, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये वृक्ष को डाल और वन को बौन, क्योंकि घास को जो है, घास को कुमाऊनी में यानी जौनसारी में क्या बोलते हैं? ची बोलते हैं केवल। जैसे हम घा बोलते हैं गढ़वाली और गढ़वाली कुमाऊनी में, वैसे जो है जौनसारी में यहाँ पर क्या बोलते हैं? ची बोलते हैं। तो ची शब्द यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घास शब्द के लिए जौनसार में ची शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, 10वां प्रश्न। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल की रचना इनमें से कौन सी है? नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सूफी साधना और साहित्य, और डी है छायावाद। तो यहाँ पर हम जाएंगे बी की तरफ, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। ये जो पुस्तक है ये किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की पुस्तक कौन सी है? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। बहुत पोस्ट है, कई बार पेपर में आ चुकी है। आगे देखो, 11वां प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे। किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है? यहाँ पर बताना है कि पुल्लिंग शब्द इनमें से जो है किन में है? इनमें चीता में है, चीता भेड़िया गीदड़ है, या गिलहरी तितली मैना में है, दूध चीनी पानी में है, कबूतर लड़के इमली में है। तो देखिए, हम पहले वाले विकल्प की तरफ ही जाएंगे। चीता, भेड़िया और गीदड़, ये सारे के सारे कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। बाकी इनमें जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 12वां प्रश्न देखना, सदेही किसकी रचना है? इसमें बताना कि बड़ी फेमस रचना है, कई बार पेपर में आ रखी है कि सदेही किसकी रचना है। तो सदेही किसकी रचना है? इनमें से भगवती चरण, निर्मोही, वल्लभ डोभाल, तारादत्त गैरोला, सस शालिग्राम वैष्णव। तो सी की तरफ जाएंगे, यहाँ पर तारादत्त गैरोला इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न। रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का कर्मवाचक रूप क्या है? रवि द्वारा नाटक खेला गया, बी है रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, सी है रवि द्वारा नाटक खेलो जा रहा है, या खेला जा रहा है, रवि द्वारा नाटक खेला जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा, सटीक जो आंसर आएगा, इसमें बी वाला विकल्प जो है उचित है। रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, इसमें जो है सबसे सटीक है, कर्मवाचक है। ठीक है, कर्मवाचक किसको बोलते हैं? जहां पर क्रिया का कोई आधार होता है। ठीक है जी, यहाँ पर खेला जा रहा है, और क्या खेला जा रहा है?
रवि द्वारा नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द कौन सा है? संकर शब्द कौन से होते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना शब्द होता है उसे संकर शब्द बोलते हैं। और इनमें से जो ट्रेन, कोच, स्टेशन मास्टर, रेलगाड़ी, रेल यार्ड, तो यहाँ पर आपको याद रखना है रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संकर शब्द। सी की तरफ हम जाएंगे। आगे देखो 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सी शुद्ध वर्तनी है? अंतर्ध्यान, हस्तक्षेप, आद्र और निरपेक्ष। देखो अंतर्ध्यान नहीं होता है, बल्कि इसका अगर हम शुद्ध रूप देखेंगे तो अंतर्ध्यान ना होकर के अंतर्धान होगा। क्या होगा? अंतर्धान होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका जो सही होगा, सही वो क्या माना जाएगा? अंतर्धान, ये शुद्ध माना जाएगा, ये गलत है। और यहाँ पर इसका जो है ये भी गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका सही जो आंसर होगा ये क्या होगा? हस्तक्षेप माना जाएगा। क्या होगा? ये हस्तक्षेप। और यहाँ पर जो ये निरपेक्ष है ये भी गलत है, क्योंकि निरपेक्ष हम सीधे सीधे इस प्रकार से लिखेंगे, ये निरपेक्ष ये ज्यादा उचित है। और आदर ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए सी विकल्प जिन्होंने टिक किया है उनकी वर्तनी जो है एकदम शुद्ध है। आगे देखो अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो इंद्र का पर्यायवाची इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? देखिए चुनाव करिए, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो 17वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उचित ध्वनि है। उचित ध्वनि, ठीक है जी, उचित ध्वनि या हम द्विगुण ध्वनि करके बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, उचित ध्वनि बोलते हैं। तो कौन सा है उचित ध्वनि? पाठक, चलन, सड़क, ढक्कन। ठीक है जी, द्विगुण में कौन से व्यंजन आते हैं या उचित में कौन से आते हैं? एक ये आता है डा और एक आता है ढा। तो यहाँ पर ढा तो है, लेकिन इसके ऊपर बिंदी, इसके नीचे बिंदी नहीं है, तो यहाँ पर डा के नीचे बिंदी है, तो हमारा सी वाला विकल्प जो है बिल्कुल आंसर होगा। 18वां देखना, लोण पानी छोड़ पर आएगी नामक कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। लोण पानी छोड़ पर आएगी नामक कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मृत्यु के दिन नजदीक आना, अनुभवहीनता वाले कार्य करना, कोई तालमेल नहीं, और डी है असंभव बात। तो लोण पानी छोड़ पर आने का मतलब ये है कि मृत्यु के दिन जो है नजदीक आ गए हैं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो 19वां प्रश्न ये रहा, ठिठवाणी या रस व्यंजन बनाया जाता है। ठीक है जी, एक ठिठवाणी है, ये ठिठवाणी नहीं है, ठिठवाणी आलू से बनता है, ये ठिठवाणी है। ठिठवाणी या रस व्यंजन बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? देखो ये हमारे पास चार विकल्प हैं। साबुत दालों से बनाया जाता है, नींबू के रस से बनाया जाता है, उबले आलू से बनाया जाता है, और गेहूं के दानों से बनाया जाता है। तो यहाँ पर ए वाले विकल्प में आएंगे, साबुत दालों से जो है क्या बनाया जाता है? ठिठवाणी, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं, रस के रूप में बनता है। 20वां हिंदी का लास्ट प्रश्न है आज, एक दांतों को मोल कर, एक दांतों को मोल कर 32 खोद दी। मतलब मोल जो है एक दांत का किया, लेकिन खोले सारे 32 दांत निकाल दिए। ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा? इसका सही अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। अपनापन हो, अपनापन हो, ये गलत छपा हुआ है, महत्वपूर्ण नहीं। और अगला है चालबाजी से शोषण करना, दांतों में एक रूपता होना, और गुणात्मक वृद्धि होना। तो इसमें आंसर होगा हमारा चालबाजी से शोषण करना। चालबाजी शोषण करना मतलब बात तो एक दांत की कर रहे हैं, लेकिन 32 के 32 दांत खोदने की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखो आप, ये उत्तराखंड का लग गया हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिए आप, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला लिखा हुआ है नंबर 1, शुभकंठ दर्रा उत्तरकाशी के तिब्बत से जोड़ता है। जो शुभकंठ दर्रा है ये उत्तरकाशी को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। और दूसरा बोलता है कि कालंदी दर्रा जो है चमोली जिले में स्थित है। और तीसरा बोलता है कि नेलंग दर्रा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है जी, तो भाई ये बात तो ठीक है कि जैसे हम यहाँ पर उत्तराखंड के संबंध में अगर बात करते हैं, और लगभग लगभग हमने जैसे अगर ये उत्तराखंड बना दिया है, ये लगभग अगर कुछ ऐसा उत्तराखंड है,
तो इसमें से आप ये देखिए यहाँ पे कि जो ये वाला किनारा है इसका, ये वाला उत्तराखंड का जो ये वाला किनारा है, ये शुभकंठ जो दर्रा है, ये शुभकंठ जो दर्रा, यहाँ पर देखो आप बताना 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3 और उपयुक्त सभी, ये बताना आपको कौन सा इसमें सही है। तो जितने भी जैसे ये आ रखे हैं नीलांगला, है ना, नीलांगला, ब्यागला, थागला, थागला, ब्यागला, नीलांगला, सांगला, ये सब इस तरफ इस वाली श्रेणी में पड़ते हैं, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में, ये पूरा पूरा तिब्बत है। लेकिन जो शुभकंठ दर्रा है वो इस तरफ पड़ता है और इस तरफ हमारा क्या पड़ता है, हिमाचल। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में हमारे पास शुभकंठ दर्रा है, तिब्बत के बीच में नहीं है, इस तरफ नहीं है, इसलिए ये बात हमारी गलत है। और कालिंदी दर्रा तो जो है, कालिंदी जो दर्रा है वो हमारा कहाँ पड़ता है, चमोली में, ये बात सही है। और नेलांग दर्रा जो है इस तरफ पड़ता है, यानी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, तो ये बात भी सही है। तो हमें बताना क्या था, यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव करना था। तो असत्य कथन कौन सा हुआ हमारे पास, पहला वाला, 1 और 2, केवल ये वाली बात, केवल एक हमारा असत्य है, बाकी सारे ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाना था। दूसरा देखो 22वां प्रश्न देखो, उत्तराखंड का दूसरा प्रश्न है, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमीशन के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, पहला भी बहुत बढ़िया था, दूसरा प्रश्न भी शानदार है, आने वाले प्रश्न है पेपरों में। ठीक है, तो कर्नल यंग है, HB हियरसे है, विडम है या विडम करके बोलते हैं, और कैप्टन हेडर करके है। ठीक है, तो जोत सिंह नेगी को जो है बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, किसके अधीन, इनके, कमिश्नर बी विडम था, या विडम करके बोलते हैं, विडम करके बोलते हैं, सी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पश्चिमी है। ध्यान देना भाई, जल्दीबाजी मत करना, ठीक से पढ़ना। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल सबसे ऊंचा पर्वत देखो नंदा देवी पश्चिमी है। बी बोलता है दूनागिरी पर्वत की ऊंचाई 7066 मीटर है। डी बोलता है नंदाकोट पर्वत पिथौरागढ़ में स्थित है। और डी बोलता है ओम पर्वत की ऊंचाई 6191 मीटर है। इसमें फिर बताना कि असत्य कथन कौन सा है। तो भाई ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये हमारा जो है असत्य है, ये बात असत्य है। तो हमें असत्य कथन चुनना है, तो हम ए की तरफ जाएंगे। और ए की तरफ क्यों जाएंगे, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, क्योंकि नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत है, ये बात सही है, लेकिन कुमाऊं मंडल में नहीं है। कौन से मंडल में है, गढ़वाल मंडल में। भाई चमोली तो भाई गढ़वाल में आएगा, तो इसलिए ए वाला विकल्प जो है यहाँ पर असत्य होगा, बाकी ये बात ठीक है। ठीक है, ओम पर्वत की ऊंचाई, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न, किस पंवार राजा ने ग्वालदम के युद्ध में कत्यूर राजा सुकाल देव की सहायता की। ठीक है जी, ग्वालदम का युद्ध जो है, ग्वालदम जगह जो है चमोली में पड़ती है। और बलभद्र शाह, कई बार प्रश्न बनेगा कि ग्वालदम का जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच में हुआ था, इस टाइप का प्रश्न बनेगा। ग्वालदम का युद्ध किसके बीच में हुआ, इस टाइप का अगर प्रश्न आता है। ग्वालदम का युद्ध जो है बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ था, रुद्रचंद के बीच में। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये 1581 में हुआ, जैसे वाल्टन जैसे लोग हैं। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि ये 1590-91 में हुआ था। तो वाल्टन साहब ने बोला है कि ये जो युद्ध था, ये जो युद्ध हुआ था ये 1581 में हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकार 1590-91 इस युद्ध को मानते हैं। लेकिन किसके बीच में हुआ था, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में। और इस युद्ध में जो है रुद्रचंद का एक सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम। क्या नाम था रुद्रचंद का, एक पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम नाम का जो सेनापति था रुद्रचंद का, वो इस ग्वालदम के युद्ध में मारा गया था। और ग्वालदम के युद्ध में जो है बलभद्र शाह की जो मदद करी, और कत्यूर राजा कौन था, सुकालदेव था। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर चुनना है हमने यहाँ पे। देखिए सही उत्तर कैसे चुनेंगे, राज्य पुष्प देखो आप मिलान करना है आपको, सरल सा प्रश्न है लेकिन कोड करके दे दिया। तो हमारा राज्य जो पुष्प है वो कौन सा है, ब्रह्म कमल हो जाएगा, यानी ए का हमारे पास आई भी हो जाएगा, ए का आई भी। ठीक है जी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये नहीं होगा।
दूसरा हमारे पास राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी कौन सी है? मोनाल, यानी बी का हमें जो है सी चाहिए, बी का हमें जो है सी चाहिए, यहाँ है नहीं है ना, बी का हमें सी चाहिए, यहाँ है, और बी का हमें यहाँ पर सी चाहिए, यहाँ भी नहीं है, तो हमारा यही वाला आंसर रहेगा, सी वाला। और राज्य जो पशु है वो कौन है? कस्तूरमृग, और राज्य वृक्ष कौन है? बुरांस। तो सी का हमारे जो है, सी का हमें हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, सी का 2 है, और डी का हमारे पास क्या है? पहला। तो ये सी वाला जो विकल्प है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, बाजदिया, बोविकी और बोई दूध की ये क्या है? क्या है भाई ये व्यंजन है या नृत्य है या गीत है या इनमें से कोई नहीं? तो बाजदिया जो है एक प्रकार का, बोविकी, बोई दूध की, ये सब एक प्रकार से विवाह है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं। तो 26 का हमारा क्या है? कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? विवाह है। आगे बढ़ते हैं, अगला 27वां प्रश्न, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा कौन सी है? ठीक है जी, कौन सी भ्रंश रेखा है इनमें से लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में? ठीक है, क्या मुख्य केंद्रीय भ्रंश है, हिमालयी अग्रभ्रंश है, या मुख्य सीमा भ्रंश है, या टेथिस भ्रंश है? सी विकल्प की तरफ जाएंगे। मुख्य सीमा भ्रंश का मतलब है कि मेन बाउंड्री फॉल्ट, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट हम बोल सकते हैं जो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित है। तो 27 का हमारा सी की तरफ। आगे बढ़ते हैं, अगला 28वां प्रश्न है, पंवार वंश के शासन काल में सुपकारपति हुआ करता था। सुपकारपति पंवार वंश के काल में कौन हुआ करता था? राजा का सुरक्षा अधिकारी, राजकीय भोजनालय का प्रभारी, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, या फिर युवराज? कौन हुआ करता सुपकारपति? सुपकारपति, सूप पीने वाली चीज है, खाने पीने की चीज है, तो याद रखना आप, राजकीय भोजनालय का जो प्रभारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपकारपति बोलते हैं पंवार राजकाल में। आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न। ठीक है जी, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारा गांव में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? पहला है मैथ, दूसरा है खर्क, तीसरा है खादू, और डी है खरसाल। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा? खर्क बनेगा। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले जो चारागाह होते हैं, जो एक प्रकार के अस्थायी आवास होते हैं, उनको खर्क के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, लाला इंद्रदयाल और दर्शन लाल पांडे। तो इनमें कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में कौन नहीं थे? हमारा आंसर बनेगा दर्शन लाल पांडे। क्या बनेगा? दर्शन लाल पांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, दूधातौली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन नदियों को पृथक करती है? पहला रामगंगा और सरयू नदी, दूसरा है पिंडर और नयार नदी, और सी है गौरी गंगा और बिलंगना, और डी है पिंडर और पश्चिमी रामगंगा। तो दूधातौली जो श्रेणी है ये पिंडर और पश्चिमी रामगंगा को क्या करती है? अलग करती है। 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखो, 32वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? पहला उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम, बी है उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा विकास परिषद, और सी है उत्तराखंड राज्य पर्यटन परिषद, और डी है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। हमारा आंसर रहेगा डी, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। आगे बढ़ते हैं, अगला है 33वां प्रश्न, उत्तराखंड की अनुमानित आर्थिक विकास दर, अनुमानित जो आर्थिक विकास दर है वो वर्ष 2024-25 में कितनी है? कितनी अनुमानित है आर्थिक विकास दर? ये 7.83%, 6.4%, 6.61% और 8.2%। तो बताइए यहाँ पर क्या है, क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 33 का बताना आपने, कि क्वेश्चन नंबर 33 का जो है, जो अभी करंट अफेयर की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, बजट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए पेपर में आने के इसके चांस भी जो है ज्यादा बनते हैं। ठीक है, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 6.61% जो है आर्थिक विकास दर 2024-25 के लिए अनुमानित है। वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के किन 2 नगरों को नगर निगम में उन्नत किया गया? तो भाई ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा पिथौरागढ़, नैनीताल पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा टिहरी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? बी वाला, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को जो है
2 नए नगर निगम बना दिए गए हैं। तो हमारा आंसर 34 का क्या हो जाएगा, बी वाला, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं, 35वां प्रश्न ये रहा, सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प का चुनाव करना है आपने। सुरजीत सिंह बरनाला, यहाँ पर देखिए क्या है ये सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक है जी। नित्यानंद स्वामी जो है प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में है। इधर प्रकाश पंत जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है। अजय विक्रम सिंह ये जो है प्रथम सचिव है, और सुरजीत सिंह बरनाला जो है प्रथम राज्यपाल है। तो ए का हमें क्या चाहिए, आई भी, ए का आई भी हमें जो है यहाँ दिख रहा है और फिर यहाँ दिख रहा है। नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री, यानी बी का हमें जो है 2 चाहिए होता है, बी का हमें 2 चाहिए होता है, बी का यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। प्रकाश पंत सी का हमें जो है 3 चाहिए होता है, तो सी का हमें 3 चाहिए, 3 चाहिए, सी का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो हमारा आंसर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये देखो, 36वां है, वर्ष 2001 की जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति पर किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया। 187, 189, 186, 190। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बी वाला 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला 37वां है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश उत्तराखंड के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो इनमें से कौन रहे हैं भाई, यही रहे हैं पहले वाले अशोक ए देसाई जिन्हें हम बोलते हैं, या अशोक अभेंद्र देसाई, नैनीताल हाईकोर्ट के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। 38वां प्रश्न देखना, उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात भाई, नेपाल की सीमा से जो है इधर से हमारा ये इलाका है पिथौरागढ़ वाला, तो सबसे ऊपर हमारा जो है इधर से नेपाल से पिथौरागढ़ टच होता है, ठीक है जी। तो इधर से हमारा आंसर क्या होगा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल उत्तरकाशी दूर दूर तक। 39वां देखना, उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। 2 दिसंबर 2002, 4 जनवरी 2008, 6 अप्रैल 2008 और 3 जुलाई 2019। क्या आंसर आपका इसमें रहने वाला है, ए वाला 2 दिसंबर 2002 पहले वाला, ठीक है जी। थोड़ा मैं आंसर फटाफट चल रहा हूँ, क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है ज्यादा है, डिटेल में जाऊंगा तो फिर 2-3 घंटे लग जाएंगे 100 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी। 1 अक्टूबर 1932, 10 अक्टूबर 1932, 10 फरवरी 1933, 10 अप्रैल 1933। 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई थी। कहाँ है आप जानते होंगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। पहला है, राज्य की सर्वाधिक झीलों वाला तालों वाला जिला जो है कौन सा है, चमोली है, सही बात है। दूसरा देखो आप, नैनीताल झील की खोज 1841 में पी बैरन ने करी थी, ये बात भी सही है। और कुमाऊं क्षेत्र में अधिकांश झीलें नैनीताल में है, ये बात भी सही है। तो जब 3 बात ऊपर की सही निकल गई, तो हमारी चौथी बात ही जो है क्या चुना था, क्या बताना था कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथनों का चुनाव कीजिए, ठीक है जी। तो सत्य कथनों में ए बी सी पहले तीनों बातें सही हैं, ए बी और सी ये वाली बात सही है, बी सी और डी उपयुक्त दोनों सही, सभी विकल्प गलत हैं। तो ये ए विकल्प जो है बहुत आसानी से हमारा हो रहा है, सभी विकल्प गलत नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। उपयुक्त 2 सही हैं, ये भी गलत हो जाएगी। बी सी और डी सही है, ए वाला विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा विकल्प जो है गलत है। देखो, डोडी ताल 6 कोणों वाला ताल सही है, झिलमिल ताल गोल आकृति वाला है, ये भी सही है। भेंक ताल अंडाकार रुद्रप्रयाग में है, ये भी सही है। यहाँ याद रखना कि भेंक ताल जो है, भेंक ताल अगर बोलता है, भेंक ताल जिसका आकार अंडाकार है, ये कहाँ है भेंक ताल, तो रुद्रप्रयाग में है। कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है यहाँ पे कि यहाँ पर पूछ लेता कि भेंकला ताल कहाँ है,
तो भेकला ताल हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर क्या, चमोली। तो भेकला ताल चमोली है और भेक ताल कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। झिलमिल ताल चंपावत में है जिसकी आकृति गोलाकार है। डोडी ताल उत्तरकाशी में है जो 6 कोनों वाला है और द्राउड़ मछली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और 7 ताल जो है नैनीताल में है। ये सारी बातें ऊपर से सही निकल रही हैं, तो इसके 7 कोने नहीं है बल्कि 7 तालों से मिलकर बना है, इसलिए इसको 7 ताल बोलते हैं। और कहाँ है, नैनीताल में है। तो डी 42 का हमारा आंसर, 42 का डी आंसर हमारा सही है। पानी राखो जो आंदोलन है ये राज्य के किस जिले से प्रारंभ हुआ। पानी राखो आंदोलन बड़ा फेमस आंदोलन रहा है, पानी के लिए चला है। ये कहाँ से चला है, तो पौड़ी में उपरय खाल नाम की जगह पड़ती है। और पौड़ी का जो उपरय खाल नाम की जगह है, उपरय खाल, पौड़ी का उपरय खाल नाम की जगह यहाँ के युवाओं द्वारा शुरू किया गया था। और एक शिक्षक रहे हैं बायोलॉजी के जिनका नाम है सच्चिदानंद भारती। क्या नाम रहा है, सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। ठीक है जी, कब चला था, 1989 के आसपास ये आंदोलन, 80 के दशक में चला था। 1890 किताबों में इसका आंसर मिलता है। और वैसे पूरे 80 के दशक में यह आंदोलन चला था। आगे बढ़ते हैं, 44वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले निम्नलिखित किस वृक्ष के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग गठिया रोग का उपचार करते हैं। लीजिए, भीमल से, धुनेर से, भैंकल से और अगला है निर्गुंडी से। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, सी वाला भैंकल। भैंकल के तेल, भैंकल के बीज से जो तेल निकलता है उसका प्रयोग कौन करते हैं, भोटिया लोग। और किस रोग के उपचार के रूप में, गठिया रोग। आगे बढ़ेंगे, ये रहा 45वां प्रश्न। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से, रोज ट्री से, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे कौन सा, ए वाला। 45 का हमारा ए वाला आंसर बनेगा, चीड़ के पेड़ से। जो हमारा पिरुल प्राप्त होता है वो किससे होता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। तो हमारा 45 का ए आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 46वां। चंद्रप्रभा ऐतवाल नामक पर्वतारोही उत्तराखंड की किस बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया इन्होंने। कौन सा बुग्याल है जो इनके प्रयासों से जो है विश्व मानचित्र पर आज दिखाई देता है। औली बुग्याल, फूलों की घाटी, दयारा, बेदनी। तो हमारा आंसर आएगा जी दयारा बुग्याल। 2017 से दयारा बुग्याल जो है विश्व के मानचित्र पर दिखाई देता है। और ये प्रयास जो है पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल, जिसे पहाड़ी बकरी के नाम से हम जानते हैं, माउंटेन गोट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अगला 47वां प्रश्न है। ये 6 जून था, ये 6 जून 2006। ठीक है जी, 6 जून 2006, 6 जून 2006 को निम्नलिखित किस राज्य में देश का पहला पौधरोपण नीति लागू हुई। मतलब पौधरोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, मतलब सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर बनेगा उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू हुई, 6 जून 2006। और पौधरोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला 48वां प्रश्न है। फूलों की घाटी की खोज करने वाले पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ के किस मार्ग के अनुसरण में फूलों की घाटी के दर्शन हुए। तो भाई जो फ्रैंक स्मिथ थे वो अपने सहयोगियों के साथ जो है कामेट पर्वत पर आरोहण करने के लिए गए थे। और जब कामेट पर्वत से आरोहण करते हुए वापस आ रहे थे तो वो रास्ता भटक गए थे। और वो गंधमादन पर्वत से जो है बद्रीनाथ की ओर चले गए, रास्ता भटक करके इस तरफ चले गए। और जब वो रास्ता भटक करके कामेट पर्वत से आकर के जब वो इस तरफ गए, रास्ता भटक करके गंधमादन पर्वत से बद्रीनाथ की ओर, तब उन्हें जो है फूलों की घाटी दिखाई दी। तो हमारा 48वां का पहला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 49वां प्रश्न। उत्तराखंड राज्य का पहला बंदरबाड़ा है ना, बंदरबाड़ा, बंदरों के लिए जो बाड़ा बनाया गया जिसे बंदरबाड़ा बोल रहे हैं, ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़, हरिद्वार, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो ये कहाँ होगा, पिथौरागढ़, चंडाक में है। ठीक है, 49 का हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर। 50वां देखना, अल्मोड़ा के झिरोली गांव के समीप फलमती पहाड़ी, फलवती जो पहाड़ी है या फलमती जो पहाड़ी श्रेणी है, ये किस खनिज के उत्पादन के लिए जो है बड़ा फेमस है,
किस खनिज के लिए जानी जाती है फलवती पहाड़ी? हमारा आंसर क्या रहेगा इनमें से? तांबा, सोना, चांदी, संगमरमर। क्या आंसर रहने वाला हमारा? तांबा, ए वाला, ये वाला तांबा वाला। ठीक है जी। और ताम्र नगरी के रूप में अगर बोलेंगे, ताम्र नगरी किसको बोलते हैं? तो ताम्र नगरी बोलते हैं नैनीताल को। ठीक है जी। नहीं, ताम्र नगरी बोलते हैं किसको? अल्मोड़ा को। ताम्र नगरी नहीं, ताम्र नगरी जो है अल्मोड़ा को बोलते हैं ताम्र नगरी, ताम्र नगरी। ठीक है जी, ताम्र नगरी। और साथ में पीतल नगरी, पीतल नगरी। ठीक है जी, दोनों किसको बोलते हैं? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का मारचूला क्षेत्र है जहां पर पीतल के रूप में जो है पीतल नगर के रूप में मारचूला क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, जो अल्मोड़ा में है। और बाकी लौह नगरी अगर बोलेंगे तो लौह नगरी बोलते हैं किसको? नैनीताल। नैनीताल का जैसे काला ढूंगी वाला क्षेत्र है, वो लोहे के लिए बड़ा फेमस है। तो लौह नगरी जो है नैनीताल को बोलेंगे, ताम्र नगरी, पीतल नगरी किसको बोलेंगे? अल्मोड़ा को। और स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के रूप में किसे जानते हैं? तो आंसर बनेगा कोटद्वार। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला 51वां प्रश्न है, उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम शिक्षित जो है कहां पर है? साक्षर दर सबसे कम कहां है? सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है, और उधम सिंह नगर के बाद कहां है? हरिद्वार में। तो उधम सिंह नगर यहाँ ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? डी वाला विकल्प। ठीक है जी। सर्वाधिक साक्षर देहरादून में है, और सबसे कम जो साक्षरता है वो कहाँ है? उधम सिंह नगर, और उसके बाद हरिद्वार में। राज्य में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत कब से की गई? ई रूपी प्रणाली बहुत मोस्ट प्रश्न है। ठीक है जी, इसके आने की पूरी पूरी संभावना है आगे। अभी हाल ही में शुरू हुई है प्रणाली। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। इनमें से पहला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर है। 17 मई 2025 को देहरादून सचिवालय से जो है ई रूपी प्रणाली यानी डिजिटल प्रणाली जो है शुरू कर दी गई 17 मई 2025 से। आगे देखो 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिमालय गौरव, किसे होना था यहाँ पे? निम्नलिखित में से किसे हिमालय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित नहीं किया गया? इनमें से किसे सम्मानित नहीं किया गया? भाई इनको सम्मानित किया गया, इनको भी सम्मानित किया गया, इनको भी सम्मानित किया गया। सम्मानित किसे नहीं किया गया? डी वाला विकल्प होगा, डॉक्टर दिनेश चंद्र जोशी। डॉक्टर, इनको जो है ग्रामीण प्रौद्योगिकी के लिए, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ग्रामीण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया। उत्कृष्ट कार्य करने पर, ठीक है जी, उत्कृष्ट कार्य करने पर इनको मिला। इनको जो है वानिकी के क्षेत्र में, इन्होंने वानिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। और इन्होंने भी जो है ग्रामीण जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ग्रामीण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य किया। तो ग्रामीण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी और राजेंद्र सिंह नेगी को मिला, जबकि डॉक्टर डी के राणा को वानिकी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला। तो हमारा आंसर यहाँ पर रहने वाला है क्या? डी वाला, कि इनको जो है हिमालय गौरव सम्मान नहीं मिला, इन तीनों को मिला 2025 का। आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड यानी ग्रंथ लिखा गया? गंगादत्त उप्रेती, वेद सिंह अधिकारी, राजेश पाठक, अगले मोहन चंद्र जोशी। तो आंसर बनेगा हमारे पास मोहन चंद्र जोशी। इन्होंने जो है कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड जो है लिखा है। 3 माह में इन्होंने जो है ये काम करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सुदर्शन शाह द्वारा, भवानी शाह द्वारा, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? तो इनमें से बताना है आपको कि टिहरी में जो है अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इजी प्रश्न भी है, ऐसे प्रश्न गलत कतई नहीं होने चाहिए। हमारा आंसर क्या बनेगा? सी विकल्प, प्रताप शाह। प्रताप शाह पहला ऐसा राजा है टिहरी का जिन्होंने टिहरी में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 57 है, ये रहा 57। निम्न बोली भाषा व उसके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर बताना है कौन सी पुस्तकें सुमेलित नहीं है। ठीक है जी, पहला है सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमालय ट्रेवल्स, जोत सिंह की पुस्तक है, सही है जी। हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर की, ये पुस्तक भी सही है। और हिमालय परिचय जो है राहुल सांकृतिक, ये भी सही है।
लेकिन जो हिमालय फोकलोर पुस्तक है ये बैरिस्टर मुकुंदलाल की ना होकर के बल्कि किसकी है, ई शेरमन ओकले की है जी। ई शेरमन ओकले साहब की पुस्तक है जी ये, ई शेरमन ओकले ने लिखी है हिमालयन फोकलोर। ठीक है, तो 57 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प। आगे देखो 58वां, उत्तराखंड समाप्ति की ओर होने जा रहा है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है जी, भारत है भी ठीक है जी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है जी, भेल करके बोलते हैं, BHEL, भेल, भेल। ठीक है, कहाँ है, हरिद्वार में है, ये उत्तराखंड में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है जी, ये भी उत्तराखंड में है। IDPL, ये भी उत्तराखंड में ऋषिकेश में है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आई, ये जो डी विकल्प है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, इंडियन ड्रग्स वाला जो मामला है और ऋषिकेश है ये वाला। आगे देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, व्यक्ति एवं उससे संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में बताना है। नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली लोकगीत ठीक है, नैन सिंह रावत वैज्ञानिक ये भी ठीक है, माधव आशीष पर्यावरण और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और सुंदरलाल बोगड़ा थिएटर से, तो ये गलत हो जाएगा। इन्हें तो जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ है व्यक्ति है, और पर्यावरण का गांधी अगर हम बोलना चाहेंगे तो किसको बोल सकते हैं, सुंदरलाल बोगड़ा को। आगे बढ़ते हैं, 60वां प्रश्न उत्तराखंड का लास्ट प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य की किस नदी घाटी को राज्य में धान का कटोरा कहा जाता है। गंगा नदी घाटी को, अलकनंदा नदी घाटी को, कोसी नदी घाटी को, और मंदाकिनी नदी घाटी को, मंदाकिनी नदी घाटी को। तो हमारा आंसर बनेगा क्या, सी विकल्प, कोसी नदी घाटी को। हमारा 60 का आंसर हो जाएगा क्या, सी। 60 का हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये उत्तराखंड हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम आगे जीएस देखते हैं। हेलो दोस्तों, अभी तक आपने हिंदी और उत्तराखंड का हिस्सा देखा। अब हम जीएस और रीजनिंग का हिस्सा देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। 61वां क्वेश्चन है हमारे पास कि एक साइड आपके पास कुछ किताबें दे रखी है और दूसरी साइड उसके राइटर दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है और ये बुक्स भी बहुत बार रिपीट हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये कुछ किताबें मध्यकाल की और कुछ किताबें इनमें से मुगल काल वाली है। तो देखते हैं, मैच करते हैं कौन कब कब की है आपके पास। ठीक, इनमें से एक है किताब अल हिंद के राइटर कौन है आपके पास से। दो किताब, अगर आपको इन क्वेश्चनों में से एक आध क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके आंसर ठीक हो जाते हैं। और अगर आपको डाउट रहता है तो ऐसा कोशिश किया कि दो क्वेश्चन हो। जैसे इनमें से एक फेमस पुस्तक है हुमायूंनामा, जो किसकी है, गुलबदन बेगम की आपके पास है। हुमायूंनामा किसकी है जी, गुलबदन बेगम की है। तो गुलबदन बेगम जो आपके पास हुआ करती थी, ये आपके पास किसकी पुत्री हुआ करती थी, बाबर की पुत्री हुआ करती थी। उसने ये पुस्तक लिखी है, कौन सी जी, गुलबदन ने हुमायूंनामा। जो आपके पास रहला पुस्तक है, कहीं कहीं रहेल लिखा जाता है, रहला कहीं रहाल लिखा जाता है पुस्तक। ये आपके पास इब्न बतूता हुआ करता था, फेमस आपके पास मोरक्को का, जो 1333 में आपके पास एमबीडी के काल में क्या आया, भारत आया, उसकी थी। और जो आपके पास से क्या है जी, किताबुल हिंद है, किताब अल हिंद है, ये अलबरूनी की बड़ी फेमस पुस्तक है। अलबरूनी वह व्यक्ति है जो 1117 में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया और उसने भारत के जो क्या था आपके पास वातावरण था, एनवायरमेंट था, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ। अब बचा हुआ एक बादशाहनामा, जो आपके पास अहमद हिंद लाहौरी ने लिखा हुआ है, और ये शाहजहां के काल का क्या है आपके पास राइटर। अब आप ठीक तरीके से मैच कर सकते हैं कि पहले का क्या होने वाला, दूसरा। तो पहले का दूसरा एक यहाँ है और एक यहाँ है, और दूसरे का पहला और दूसरे का पहला। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास डी वाला क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है ना, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी, इस तरीके से ये मैच करने वाले। और ये बहुत फेमस पुस्तक है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, इनके बारे में अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे वो ये कि अंतरराष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध व डिजिटल गिरफ्तारियों से निपटने के लिए सीबीआई ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की। और आजकल खूब फ्रॉड चल रहा है, दुनिया भर का स्कैम चल रहा है, और इसलिए आपके पास भारत सरकार ने क्या कर रखा है कि जब आप किसी को कॉल इत्यादि करते हैं तो अमिताभ बच्चन को उसका क्या बना रखा है आपके पास, एक तरीके से
कह सकते हैं कि वो फोन पर हमेशा सुनते हुए नजर आओगे आप लोग कि साइबर अपराध से बचे, कि कोई आपको कॉल करता है, कोई साइबर कॉल करता है, कोई आपके पास सीबीआई की कॉल करता है, कोई आपके पास वकील की कॉल करता है, तो उसे डरेंगे। और इस ऐसे स्कीम दुनिया भर के हो रहे हैं आपके पास। तो इनसे बचने के लिए आपके पास से क्या किया है, एक ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम क्या है, ऑपरेशन चक्र 5। क्या नाम रखा गया जी इसका, ऑपरेशन चक्र 5। आप भी इससे बचे, स्कैम से बचे। दुनिया भर के घोटाले हो रहे हैं और आपके पास अगर एक बार आपका पैसा चला गया तो उसके बहुत कम चांसेस है कि रिकवरी हो पाए। तो आप भी सावधान रहें और सतर्क रहें। अगला, भारत में प्रथम तेल कुआं डैश खोदा गया। तो भारत का जो पहला तेल कुआं था आपके पास है वो डिगबोई असम में खोदा गया। कब खोदा गया जी, आपके पास है डिगबोई असम में खोदा गया। और लगभग लगभग आपके पास 1865-66 में यह प्रारंभ हो चुका था आपके पास। तो आंसर क्या होना चाहिए, ए वाला, डिगबोई में खोदा गया। डिगबोई कहाँ है, असम। अगला क्वेश्चन, विश्व मानक समय वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम कहां से मेजरमेंट किया जाता है, इनके पूरे ग्लोबल का जो टाइम है कहां से मैनेजमेंट किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक 0 डिग्री देशांतर है। क्या है जी आपके पास, 0 डिग्री देशांतर, जिसे इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन कहते हैं, आईटीएल आपके पास कहते हैं। और जो 0 डिग्री देशांतर आपके पास है ये ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। और ग्रीनविच को एक ऐसा प्लेस मान लिया गया है जहां से पूरे विश्व का टाइम क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। पूरे ग्लोबल पर टाइम को एग्जिट मान लिया जाता है। तो आंसर क्या होगा जी आपके पास, ब्रिटेन के ग्रीनविच से इस कार्य को किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। और फिर ये फेमस कुछ क्या है आपके पास, निर्माण है जो अलग अलग शासकों ने करवाया था। जैसे लिखा गया आपके पास कि अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया, बड़ा फेमस दरवाजा आपके पास है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। दूसरा है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में किसने बनाया, तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। और किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। मोती मस्जिद किसने बनाई है आपके पास, जो मोती मस्जिद आगरा वाली है और एक मोती मस्जिद कहाँ वाली है आपके पास, दिल्ली वाली है। दोनों मोती मस्जिद है और लाहौर में भी है मोती मस्जिद। और आप में से अगर किसी को पता है कि मस्जिद कब बनी है तो कमेंट्स करके बता सकता है कि मस्जिदें कब कब बनी है, किसने बनाई है और कहाँ कहाँ बना रखी है आपके पास। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी आपके पास, ये ठीक है कि मोती मस्जिद आगरा में किसने बनाई है, शाहजहां ने बनाई है। और मोती मस्जिद दिल्ली वाली किसने बनाई है जी, औरंगजेब ने बनाया। तो आंसर पहला वाला हो जाएगा। कौन सा वाला हो जाएगा, पहला वाला आंसर। क्या बात समझ में आ रही है। और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मोती मस्जिद आगरा में भी, दिल्ली में भी, लाहौर में भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया, चार्टर एक्ट 1833, बिल्कुल नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बहुत बढ़िया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का वह समय पीरियड था जब आपके पास किसे, गवर्नर जनरल को अध्यादेश देने की क्या दे दी गई थी, अधिकार दे दिया गया था। और वो अध्यादेश आज भी भारत के किसमें, संविधान में देखने को मिलेगा। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल जो आपके पास, आपको ध्यान रखना है, किसमें करते हैं, 213 में आपके पास। और 123 में कौन करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक, अगला, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था, कहां से प्राप्त किया, तो ये आपके पास सासू जो हुआ करता था, अफगानी व्यक्ति जो अहमद शाह अब्दाली हुआ करता था, उसके वंशज का व्यक्ति हुआ करता, जिसने लगभग 1813 के आसपास किसे, रणजीत सिंह को यह क्या प्यास क्या दिया था जी, कोहिनूर हीरा दिया था। एट लास्ट रणजीत सिंह का जो पुत्र हुआ करता था कौन, दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह से 1849 में डलहौजी ने यह हीरा लेकर के ब्रिटेन भेज दिया था। और ब्रिटेन में इस हीरे को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 2 इससे इसके महारानी के ताज पर लगाया गया और एक आज भी म्यूजियम में रखा गया है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। इन सारी जगहों पर इनके क्या हुआ करते थे, व्यापारिक कोठियां हुआ करती थी। सबने यही अपनी कोठियां स्टेबल की थी। अगला, K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को किस संगठन ने विकसित किया है। और ध्यान रखना है ये अभी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है,
सबमरीन लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल। सबमरीन का मतलब कि पानी के अंदर जो तैर के चलती है और वहां से लॉन्च करने वाली मिसाइल है आपके पास। और ऐसा करने वाले भारत उन चुनिंदा देशों में काउंटिंग हो गया है जिसकी बैलिस्टिक मिसाइल पानी के अंदर से भी दागी जा सकती है। और इसने भारत की पावर, आपके पास एटॉमिक पावर को या भारत की परमाणु शक्ति को खूब बढ़ा दिया है। इससे भारत चुनिंदा देशों में क्या हो गया है जी, अग्रणी हो गया है। अब हम जल थल वायु तीनों जगहों से इन मिसाइलों को क्या कर सकते हैं जी, लॉन्च कर सकते हैं। और ये भारत ने स्वयं बनाई है। और इसको बनाने वाला जो है आपके पास से कौन है, DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बड़ा फेमस संस्थान है। खूब सारी मिसाइल इसने क्या कर रखी है जी, बना के रखी है। अगला, इंटरनेट की शुरुआत किस रूप में की गई थी? बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों के एक दल, TCP/IP प्रयोग, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए। और वास्तविक रूप से अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क को 1996 के दशक में मजबूत करने के लिए इंटरनेट का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। अगला, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करके समय राष्ट्रपति से संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ, नहीं, राष्ट्रपति का विवेक पर बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल होता है, परामर्श होता है। वो पूछते हैं कि इनको नियुक्त करना है तो परामर्श लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, अब हाँ आंसर देंगे। अगला, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया। तो सीधी सी बात है, बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, ठीक, फिर उसके बाद बाजीराव पेशवा बने, फिर बालाजी बाजीराव पेशवा बने, और लास्ट में आपके पास माधवराव क्या बने जी, पेशवा बने। तो पहले कौन बने? पहला आंसर है तीसरा वाला, आंसर आसानी से मिल गया आपके पास, ठीक। अगला, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की किसके सर्वेक्षण के आधार पर आपके पास निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आंकलन करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या विश्व बैंक? तो आपके पास नेशनल जो आपके पास क्या है जी, नमूना सर्वेक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपके पास नई दिल्ली में है। वह आपके पास निर्धनता से नीचे रहने वाले, नीचे अंत्योदय टाइप के लोगों का क्या करता है जी, डेटा कलेक्ट करता है, और उसी के आधार पर योजना आयोग उसका क्या करता है जी, प्रयोग करता है। अगला, सीधी लाइन खींचने के लिए कौन सी की दबा कर रखनी पड़ चाहिए? अगर आपको क्या करना है, आपके पास लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर सीधी लाइन खींचनी है तो आप शिफ्ट दबा के रखें, लाइन सीधी आगे की ओर चलती है, ठीक। अगला, फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ की पद्धति पर कौन सी मिसाइल काम करती है? आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल या अस्त्र? तो आंसर रहेंगे नाग मिसाइल। ये आपके पास फायर एंड फॉरगेट पर क्या करती है, काम करती है। अगला, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी बिल्कुल पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी जो दिखती नहीं बिल्कुल पाई जाती है, ए बी दोनों बिल्कुल दोनों पाई जाती है। अगला, 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? और ये खूब सर रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास 3R का। रिड्यूस पहला है कम करना, रीयूज पुनः यूज करना, प्रयोग करना, रिसाइकल और पुनः चक्रण करना। ये 3R का प्रयोग किया जाता है एनवायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए। क्या करना है? रिड्यूस कम करो, रीयूज पुनः उपयोग करो, रिसाइकल दोबारा से उसका प्रयोग करके इस्तेमाल करो। तो ये 3R का क्या है, सही क्रम है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना है। एलन ऑक्टेवियन ह्यू, AOU, मुंबई, कब? 1885। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया, कहां से ग्रहण किया गया है? USSRA सोवियत संघ जो रूस है, वहीं से हमारे क्या लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य लिए गए। अगला, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? ग्रीन डाटा सेंटर तो गाजियाबाद का है जी, यूपी में। हाल ही में खूब चर्चाओं में रहा आपके पास ग्रीन सेंटर, कहां? गाजियाबाद, यूपी वाला। अगला, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों
को डैश करके पहला, निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत बात है, निलंबित हो सकते हैं। समाप्त किया जा सकता है, आप जानते हैं मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। और इनमें से कोई मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, समाप्त नहीं। ठीक, अगला, स्पेन की मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत फेमस है, बार्सिलोना, बहुत फेमस शहर, इसे स्पेन का क्या कहा जाता है जी? मुंबई कहा जाता है। अगला, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो ध्यान रखना, ये पहाड़ी विस्तार, ये पर्वत विस्तार, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 29.3% आ जाता है। ठीक, और आप ध्यान रखेंगे ये जो परसेंटेज है घटता बढ़ता कम है, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा पहाड़ काट लिए, बहुत ज्यादा पर्वत काट लिए, प्रकृति अपने आप में उसको चेंज ला सकती है, लेकिन हमारा हस्तक्षेप उसमें क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसका परसेंटेज अमूमन बहुत कम गड़बड़ाता है, आपके पास है लगभग इक्वल रहता बना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं? सूरत बिल्कुल है, कटक भी है, मैसूर भी है आपके पास है, भोपाल किसी भी नदी के तट पर नहीं है। अगला, खंगचंद चेंदा, खगचंद चेंदा जेंदा, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये सिक्किम में। क्यों ये ज्यादा फेम में आपके पास आया? 2016 में यूनेस्को ने क्या किया है, इसको आपके पास अपने धरोहर में रखा है, और इसको आपके पास ऐसा, आपके पास क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके पास, आप कह सकते हैं कंचनजंगा है ना, आपके पास कैसा धरोहर है? अमूर्त धरोहर है, जहां आपके पास क्या देखने को मिलेगा? आपके पास पर्यावरण के साथ साथ अन्य चीजें भी सम्मिलित की गई। तो ये भी एक तरीके का क्या है आपके पास? मिश्रित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें वन्यजीव प्राणी भी पाए जाते हैं। इसलिए इसे 2016 में मिश्रित आपके पास धरोहर के रूप में क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है, इसलिए इसके बारे में वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अगला, समुद्र की गर्म जल धाराएं किस ओर चलती है? सीधी सी बात है, वो भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर मूव करती है। अगला, बाहरी आक्रमण के आधार पर कब तक राष्ट्रपति ने, या अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की है? 2 बार ये हुई है, आप ठीक तरीके से इसको जानते हैं। 2 बार कब कब हुआ है? एक बार जब आपके पास से क्या हुआ था, चाइना आक्रमण हुआ है, और एक बार तब जब आपके पास क्या हुआ था जी, हमने युद्ध में हम बिजी हो गए थे, और एक बार आंतरिक अशांति 1975 25 जून की डेट। और वर्तमान की सरकार एनडीए सरकार ने 25 जून को संविधान आत्महत्या दिवस मनाया। ये आंतरिक अशांति पर किसने लगाया था? इंदिरा गांधी जी। उनके जीवन का, उनके राजनीतिक जीवन पर एक तरीके से दाग लगाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसा किया। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये होना चाहिए था हैदराबाद। कहाँ है जी आपके पास? हैदराबाद में। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? दोनों में अगर एक साथ लगा दिया जाए तो कौन सा स्थान आता है हमारा? 18वां स्थान। किसका? दिल्ली का, जनसंख्या के मामले में। अगला, कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आता है? बड़ा फेमस शहर है कपिलवस्तु, ये सिद्धार्थनगर। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कपिलवस्तु में किस महान व्यक्ति के से संबंधित है, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, दोनों या कोई और? तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस कपिलवस्तु का के लिए फेमस रहा है। ठीक है, अब रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है DROWN इक्वल टू, ये लिखा गया, कैसे सॉल्व होगा और क्या कर रहा है ये आपके पास से? ये आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका है जी? कोडिंग डिकोडिंग का। देखो DROWN, ये लिखा हुआ है MXNSC। कोडिंग डिकोडिंग में क्रॉसिंग सीरीज है ये आपके पास ऐसे।
इस तरीके से क्या कर रहा है, इधर से आपके पास -1 -1 -1 -1 -1, सेम यहां भी आएगा आपके पास से। तो इसका क्या होगा, इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। जे के का रोल नंबर 11, इसका ए, इसका कितना 5, इसका कितना 18, इसका कितना 2, 2 में से एक गए, एक और के में से एक गए। अब देखो जे और ए, यहां भी जे और ए था, लेकिन ये आंसर होगा नहीं, एक में से एक गए तो बचे कितने जी, जेड, कितना बचा जी, जेड, क्योंकि क्रॉसिंग सीरीज में जा रहा है। किसमें जा रहा है, क्रॉसिंग में। देखो ये वाला यहाँ आया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पे। तो अब आपके पास सेकंड नंबर पे जो आना था वो ये था, ए का, तो जेड, ए का क्या है जी, जेड। और बी उधर चले जाएगा आपके पास, तो बी उधर जाएगा तो बी का क्या हो जाएगा, ए, बी का क्या हो जाएगा जी आपके पास, अच्छा बी तो चला गया, ए, क्यू का, आर का क्या हो जाएगा, क्यू, ई का क्या हो जाएगा जी आपके पास, डी। तो जे जेड डी ओ, जे जेड डी क्यू ए, ये वाला। अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो इस आधार पर बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7 उन विपरीत क्रम में, मतलब मैं लिख देता हूं आपके पास, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बाएं से इधर ही बायां हो जाएगा आपके पास 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 के बाएं, तो इसका बायां इधर 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा। अगला, निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, आपके पास उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दीजिए। ए बी सी डी ई तथा एफ एक अष्टभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे, ठीक है, ऐसे बना लो इसको। एक दो तीन चार पांच 6, क्या कह रहा है जी आपके पास कि ए बी सी डी 6 कोनों पर, ए बी के दाएं दूसरा बैठा, जो ए है वो बी के दाएं दूसरा, बी के दाएं दूसरा है, तो बी के दाएं दूसरा। ए तथा ई के बीच में एफ नहीं है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं। अगर ए यहाँ पे बैठेगा तो आपके पास ई यहाँ हो सकता है और अलावा और कोई हो नहीं सकता है चारा। एफ यहाँ नहीं है, एफ यहाँ हो सकता है, कहीं और हो सकता है। सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, जो सी है वो बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, तो बी के तुरंत बाएं, तो बी यहाँ पे आ गया बैठा है। जो ई के दाएं दूसरा, जो का मतलब आपके पास से कौन जी, पहला व्यक्ति, जो ई के दाएं दूसरा, 1 2 और 3, 1 1 2, ठीक हो गया। आगे क्या कह रहा है आपके पास कि दाएं दूसरा है तथा ई तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ। अब सीधी सी बात है कि आपके पास किसके बीच में, यहाँ पे एफ नहीं आ सकता तो एफ यहाँ आ सकता है, तो बच गया कौन, डी, डी यहाँ बैठेगा। तो ए और ई के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। अब ये सीक्वेंस में लगाना था आपके पास है कि पहले अमाशय, फिर है वृद्धांत, फिर है लागावांत, फिर मूत्राशय। तो सीधी सी बात है, पहले आती है आपके पास से ग्रासनली, क्या आती है पहले, ग्रासनली। और देखो पसर डालनी, उसका पहला यही आंसर ठीक होगा। ग्रासनली के बाद आता है आमाशय, आमाशय के बाद आती है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद आता है मलाशय, ठीक है। अगला, के बी से ज्यादा सुंदर है, जो के है वो किससे ज्यादा सुंदर है, बी से ज्यादा सुंदर है। बी वाई के समान सुंदर नहीं है, जो बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, यानी कि बी से ज्यादा सुंदर कौन है, वाई।
तो इससे ज्यादा सुंदर भी कौन है? वायु। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। जे बी या वाई के समान क्या है? सुंदर है नहीं, मतलब ये इन दोनों से कम सुंदर है। कौन? जे, इनसे नीचे है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे नीचे कौन है? सीधी बात है, जे है। अगला 15, 19, 27, 36, 63 क्वेश्चन मार आगे क्या होने वाला है? तो देखो इनके मध्य 4 का अंतर, इधर देखोगे 8 का अंतर, इधर देखोगे 9 का अंतर, इधर देखोगे 27 का अंतर, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। फिर आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 16, 16 जोड़ लो, 6 और 3 9, 6 और 1 7। अगला, यदि m इंटू n का अर्थ है m, पुत्री है n की, m प्लस n का अर्थ है तात्पर्य कि m पिता है n का, और यहां पे जो होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए भाग। क्या होना चाहिए था? भाग। n की माइनस ये है तो यहां होना चाहिए था इसको भागा। इंटू के का अर्थ क्या होगा? तो p भागा q, p भागा q। भागा का अर्थ है कि जो आपके पास कौन है? m है। m माता है किसकी? n की, यानी कि p माता है किसकी? q की, q की माता। प्लस, प्लस का अर्थ है तात्पर्य है कि आपके पास n का, m पिता है n का, m पिता है, यानी कि q पिता है किसका? r का। तो r का पिता। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ के m भाई है n का, तो q भाई है t का। और गुणा का अर्थ है कि m पुत्री है n की, यानी कि t पुत्री है किसकी? k की। तो k की पुत्री, k की पुत्री। तो सीधी सी बात है, ये आपस में भाई बहन है, ये इनका पिता है, ये इनकी माता है, और इसकी ये क्या हो गई? सास हो गई। अब वो क्या कह रहे हैं? के का के से क्या संबंध है? यानी कि के पी को क्या कहेगी? तो जो के है वो पी को सास कहेगी। क्या कहेगी जी? सास कहेगी। अगला, कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं? अच्छा, इसका स्टेटमेंट छूट गया पूरा का पूरा, इसका स्टेटमेंट छूट गया। एक घड़ी में 3, 6, 9 और 12 के निशान बनाए गए हैं, मतलब घड़ी है ऐसी 3, 9, 6 और 12। यदि उसके सामने रखे दर्पण में समय 11:05 हो रहा है। अब जानते हैं कि अगर सामान्य दर्पण का क्वेश्चन है तो उसे 11:60 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? 11:60 में से। तो ये तो बच गया 55, 11 में से 11 गया 0, 0 का मतलब 12, 12 बचकर 55। अगला, यदि 15 जनवरी 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी 2013 कौन सा दिन होगा? अब इसको ऐसा कर सकते हैं आप जानते हैं एक साल से दूसरे साल जंप करने पर क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है सामान्य ईयर में। तो 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यहां से यहां जाएंगे 2 दिन बढ़ेंगे क्योंकि 2000 लीप ईयर है। यहां से यहां जाएंगे 1 दिन, यहां से यहां जाएंगे 1 दिन, यहां से यहां जाएंगे 1 दिन, यहां से यहां जाएंगे 2 दिन, यहां से यहां जाएंगे 1 दिन, यहां से यहां जाएंगे 1 दिन, यहां से यहां जाएंगे 1 दिन। ठीक, अब यहां से यहां गए 9 से 8 से 9 जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेंगे। कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन। यहां से यहां कितने? 1 दिन। यहां से यहां कितने? 1 दिन। यहां से यहां कितने? 1 दिन। यहां से यहां कितने? 2 दिन। ठीक, इन सबको जोड़ लो। 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7,
7 8, 7 से 7 कैंसिल कर दो आपके पास, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, ये भी काट दो आपके पास, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गए। तो रविवार के साथ आपके पास क्या कर लो, 3 दिन और जोड़ लो, सोम मंगल बुध, तो क्या हो जाएगा जी इस दिन बुधवार आ जाएगा। ठीक, थैंक यू।